ध्यान से देखो, हमारे सामने खड़ा वो जंगली गधा अचानक धप्प से पानी में कूद गया, क्योंकि एक बूढ़े दादाजी जिन्हें तैरना नहीं आता था ठंडे पानी में डूबते उतराते जान बचाने के लिए हाथ पैर मार रहे थे। जंगली गधे ने बिना एक पल गंवाए दादाजी को अपनी नाक और सिर से धक्का देकर धीरे धीरे किनारे की तरफ सरका दिया, और वो डूबते डूबते बचाए गए बूढ़े दादाजी कोई और नहीं, मेरे अपने दादा थे। दादा ने हाँफते हुए कहा, धन्यवाद रे गधा भाई, तूने मेरी जान बचा ली। इस कड़ाके की ठंड में पहाड़ पर खाने को कुछ भी नहीं मिलता। अगर तू बुरा न माने तो आज से तेरी सेवा करूंगा, तेरी बाकी की जिंदगी आराम से कटेगी। गधा भाई, मेरे घर में एक सुंदर सी गद्दी भी है, अगर तेरी इच्छा हो तो चल मेरे साथ, उसे भी देख ले। बस फिर क्या था, दादा ने कहा, चल गधा भाई, मैं तुझे गद्दी दिखाता हूँ। और वो जंगली गधा चुपचाप दादा के पीछे पीछे हमारे घर के आंगन तक आ गया। मैं आंगन में खड़ा उसे हैरानी से देख रहा था। दादी ने पूछा, अरे बूढ़े, ये जंगली गधा तू कहाँ से उठा लाया? दादा झट से बोले, चुप रहो, इसे जंगली गधा मत कहो, ये मेरा जान बचाने वाला गधा है। अगर ये पानी में कूदकर मुझे बाहर ना निकालता तो आज मैं जिंदा ना होता। फिर दादा ने उस गधे की तरफ इशारा करते हुए कहा, गधा भाई, ये है हमारी घर की गद्दी, जरा देख लो, तुम्हें पसंद आती है कि नहीं? जंगली गधे ने गर्दन हिलाकर जैसे इशारा किया कि उसे वो गद्दी पसंद नहीं आई। फिर वो मुड़ा और वापस जाने लगा। दादा ने पुकारा, गधा भाई तुम जाओ, अगर पहाड़ पर खाना न मिले तो मेरे घर चले आना, मेरा दरवाजा तेरे लिए हमेशा खुला है। जंगली गधा एक बार मुड़कर दादा की तरफ देखता है, फिर जंगल की तरफ बढ़ जाता है और कुछ ही देर में पेड़ों के बीच गायब हो जाता है। दादा बोले, चलो पहाड़ पर लकड़ी बटोर लाते हैं। दादी ने कहा, हाँ चलो। हम लोग अभी पहाड़ी पर थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि अचानक कहीं पास से गधे की दर्द भरी चीख सुनाई दी। आवाज बहुत पास से आई थी। दादा घबराकर बोले, अरे गधा भाई मुसीबत में है। इतना कहकर वो पहाड़ की तरफ दौड़ पड़े। मैं और दादी भी घबराकर उनके पीछे पीछे भागे। आधे पहाड़ पर पहुंचते ही हमने देखा कि वो जंगली गधा जमीन पर गिरा पड़ा है। उसके आगे वाले पैर में शिकारी का लोहे का फंदा कसकर फंसा हुआ था और वहां से खून बहकर मिट्टी लाल हो चुकी थी। पता चला कि हमारे ही गांव का शिकारी रमेश ने उसे फंसाया था। दादा ने पूछा, रमेश क्या तुम शिकार करने आए हो? रमेश बोला, हाँ चाचा। आप लोग भी शिकार करने आए हैं क्या? दादा बोले, ये गधा मेरी जान बचा चुका है, अगर हो सके तो इसे छोड़ दो। रमेश हंसकर बोला, चाचा कैसी बात करते हो? इस गधे ने आपकी जान बचाई है, मेरी तो नहीं। मैं 3 दिन से पहाड़ पर डेरा डाले बैठा हूँ, तब जाकर ये एक जंगली गधा हाथ लगा है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। दादा ने समझाया, हम एक ही गांव के हैं, बोलो कितने में छोड़ोगे? रमेश बोला, चाचा ये गधा बहुत कीमती है, इसकी खाल इसका मांस सब शहर में महंगे बिकते हैं, गांव की इज्जत में आपसे सस्ता ही लूंगा, 5000 दे दो। दादा बोले, 5000 बहुत ज्यादा है। रमेश बोला, आपको पता नहीं शहर वाले क्या क्या खाते हैं और किस चीज के कितने पैसे मिलते हैं। दादी ने धीरे से कहा, छोड़ो भी, घर के पैसे बेटे की शादी के लिए बचा कर रखे हैं। दादा बोले, इस गधे ने मेरी जान बचाई है, मैं भी इसकी जान बचाऊंगा, बेटे की शादी का इंतजाम मैं और कहीं से कर लूंगा। रमेश चलो मेरे साथ घर, पैसे ले लो। रमेश दादा के साथ घर आया, पैसे लिए और खुश होकर चला गया। दादा ने घायल गधे को बड़े जतन से उठाकर हमारे घर के बाड़े में बांध दिया, उसके घाव को धोया, कपड़ा बांधा और बोले, तुम आराम से जख्म भर लो, फिर मैं तुम्हें जंगल छोड़ाऊंगा। दादी बोली, शादी के पैसे का क्या करोगे? परसों ही तो लड़की वाले आ रहे हैं। दादा बोले, अगर मजबूरी हुई तो घर की 2 बकरियां बेच देंगे। दादी बोली, बकरियां बेच दी तो मेहमानों को दावत में क्या खिलाओगे? फिर दादी बोली, तो घर की गद्दी बेच दो। दादा चौंके, गद्दी बेच देंगे तो आना जाना कैसे होगा? दादी बोली, कुछ दिन पैदल चल लेंगे। फिर बोली, वैसे भी गद्दी दुबली है, उससे पूरे दहेज के पैसे नहीं मिलेंगे, अगर बेचना ही है तो इस जंगली गद्दे को बेच दो, सुना है शहर में इसके बहुत पैसे मिलते हैं। दादा गुस्से में बोले, खबरदार मेरे गद्दा भाई की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, बेटे की शादी का इंतजाम मैं कर लूंगा। इतना कहकर वो आंगन से बाहर चले गए, शायद पैसों का इंतजाम सोचने। दादी ने मुझसे कहा, थोड़ी देर में गधे को चारा डाल देना। मैंने हाँ कहा। रात को जब दादा लौटे तो उनके हाथ में काफी पैसे थे। दादी ने पूछा, ये पैसे कहाँ से आए? दादा बोले, उधार लाया हूँ। दादी ने पूछा, किसके बदले? दादा बोले, हमारी खेत वाली जमीन गिरवी रख दी है। दादी घबरा गई, जमीन गिरवी रख दी तो आगे क्या खाएंगे? दादा ने गहरी सांस लेकर कहा, पहले जिंदा तो रहें, फिर खेती भी कर लेंगे, बाकी का रास्ता भी निकाल लेंगे, पहले किसी तरह दहेज के पैसे पूरे कर लेते हैं, पहले बेटे की शादी निपटा दें, अगले साल की बात अगले साल देखेंगे, ऊपर वाला रास्ता निकाल ही देगा। दादी बोली, हाँ अब और क्या कर सकते हैं, जैसा तुम ठीक समझो। देखते ही देखते दहेज चढ़ाने का दिन आ गया। लड़की का नाम था कमला। कमला अपने बाप राम सेवक और 2 रिश्तेदारों के साथ हमारे घर आई। आंगन में चहल पहल मची हुई थी, लोग हंस बोल रहे थे। तभी राम सेवक की नजर हमारे बाड़े में बंधे जंगली गधे पर पड़ी। वह बोला, अरे भाई तुम्हारा ये नर गधा तो बड़ा तगड़ा है। दादा बोले, ये साधारण गधा नहीं, जंगली गधा है। राम सेवक हंसकर बोला, तभी तो इतना हट्टा कट्टा है, हमारे घर 2 छोटी गधियां हैं, सोचा था तुम्हारे इस जंगली गधे से एक बार नस्ल मिलवा दे, कुछ दिन के लिए दे दो फिर लौटा देंगे। दादा ने तुरंत कहा, हमारे गधे का अगला पैर जख्मी है, अभी ये नस्ल के काम लायक नहीं है। राम सेवक बोला, अरे इसमें क्या दिक्कत है, हम तो बस कुछ दिन के लिए मांग रहे हैं, लौटाएंगे ही, अब तो हम रिश्तेदार होने जा रहे हैं, इतनी कंजूसी कैसी? दादा बोले, इसका पैर ठीक से भर नहीं पाया, चल भी ठीक से नहीं पाता, हाँ चाहो तो अपनी गद्दी कुछ दिन यहाँ छोड़ जाओ। तभी मेरा चाचा बोला, अरे बापू एक जंगली गधा ही तो है, चाचा को दे दो कुछ दिन के लिए। दादा गुस्से में बोले, नहीं ये गधा कहीं नहीं जाएगा। दादा की बात खत्म होते ही राम सेवक का चेहरा बदल गया, उसने बिना कुछ कहे दहेज के पैसे उठाए और अपने लोगों को लेकर चल दिया। मेरा चाचा पीछे छोड़ने जाना चाहता था तो कमला ने उसे घूर कर देखा। चाचा बोला, बापू बस नस्ल मिलवाने को मांग रहे थे, आप लोग क्यों मना कर रहे हो? दादी बोली, राम सेवक कसाई आदमी है। घर में घुसते ही उसकी नजर इस गद्दे पर अटक गई थी, वो उधार नहीं मांग रहा, वो इसे हड़पना चाहता है, ऐसे घर में लड़की भेजना ठीक नहीं। बेटा एक बार सोच ले। चाचा जिद पर अड़ा था, बोला, मैं सोच विचार नहीं करूंगा, मैं तो कमला से ही शादी करूंगा। दादा दादी एक दूसरे को बेबस नजरों से देखते रहे। राम सेवक दहेज ले चुका था, रिश्ता पक्का हो चुका था। दादा ने भारी मन से कहा, अब लड़की घर आ जाए तो तुम दोनों चैन से जिंदगी काटना। कुछ ही दिनों बाद शादी का दिन आ गया। चाचा नए कपड़े पहनकर बारात लेकर दुल्हन लेने गया। गांव के लोग हमारे आंगन में बैठे इंतजार कर रहे थे, पर देर होती गई, चाचा वापस नहीं आया। तभी एक नौजवान हांफता हुआ आया और बोला, लड़की वालों ने अब एक गद्दी और मांग ली है, कहते हैं गद्दी नहीं दोगे तो बेटी विदा नहीं करेंगे। दादा तमतमा गए, बोले, ये कौन सा तरीका है, जाकर कह दो गद्दी नहीं है, अगर इतनी शर्तें हैं तो शादी नहीं करेंगे। वो नौजवान इधर उधर देखता हुआ दादी के कान में कुछ फुसफुसाया। दादी का चेहरा एकदम उतर गया, बोली, अरे ये लड़का भी ना बिल्कुल अक्ल नहीं है। दादा ने पूछा, क्या हुआ? दादी ने धीरे से दादा के कान में बात बताई। दादा का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने उसी नौजवान से कहा, घर की गद्दी ले जाओ और दे आओ। थोड़ी देर में गद्दी भेज दी गई। तब जाकर चाचा दुल्हन को लेकर घर लौटा। रात को जब मेहमान चले गए तो चाचा ने पश्चिम वाले कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। दादा दादी मिट्टी के चूल्हे के पास बैठे हिसाब जोड़ने लगे। दादी बोली, अभी भी उधार पूरा नहीं चुकाया, अगर गद्दी बेच देते तो हिसाब बराबर हो जाता। दादा
बोले जो हो गया सो हो गया, कम से कम बेटे की शादी तो हो गई, यही बहुत है। 3 महीने बीत गए। चाची का पेट उभर आया था, वो गर्भवती थी। एक दिन चाचा हमारे बाड़े में खड़े जंगली गधे को घूरते हुए बोला, बापू कमला की तबीयत ठीक नहीं रहती, दवा दारू और खान पान का खर्चा है, मेरा कहना है इस जंगली गधे को बेच देते हैं। दादा गरज उठे, खबरदार इस गधे की तरफ नजर भी मत उठाना, मैं पहाड़ से तीतर पकड़ कर लाता हूँ, नदी से मछली पकड़ कर लाता हूँ, तेरी औरत के लिए जितना हो सकता है सब करता हूँ। चाचा बिफर पड़ा, क्या वो बच्चा मेरा नहीं है जो आने वाला है? मुझे लगता है तुम्हें ये जंगली गधा मुझसे ज्यादा प्यारा है। शहर में एक साहूकार मिला है, वो इस गधे की नस के अच्छे पैसे देगा। इतने? दादा बोले, चाहे कितना भी दे मैं नहीं बेचूंगा। चाचा झल्ला कर बोला, आज ये गधा बिकेगा ही। दादा ने डांट कर कहा, तेरे उस साहूकार को अगर यहाँ कदम रखने की हिम्मत हुई तो मैं भगा दूंगा। चाचा गुस्से में कमरे में चला गया। दोपहर होते होते सच में एक बाहरी आदमी हमारे आंगन में आया। वह बहुत मोटा था, कम से कम 4-5 मन का। उसकी आंखों में लालच चमक रहा था। चाचा भाग कर बोला, सेठ जी आप आ गए, यही है वो जंगली गधा जिसकी बात की थी। सेठ ने गधे को सिर से पैर तक देखा और होंठ चाटे। बोला, इसे ढूंढने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। जंगली गधे ने जोर से रेंक कर आवाज निकाली, जैसे चेतावनी दे रहा हो। सेठ बोला, मैं और पैसे दूंगा, अभी के अभी इसे काट डालो। चाचा ने हामी भरी, बोला ठीक है अभी काट देता हूँ। इतना सुनते ही दादा गुस्से में भीतर से छुरा उठा लाए। दादा कमरे से बाहर दौड़ते हुए आए और चिल्लाए, ये गधा नहीं बिकेगा, यहाँ से निकल जा, हमारे घर में तेरी कोई जगह नहीं है। सेठ ने तिरछी नजर से देखा और बोला, ये बूढ़ा कहाँ से आ टपका? चाचा बोला, ये मेरे बाप हैं, बूढ़े हो गए हैं, अक्ल चली गई है, आप अंदर बैठिए सेठ जी, मैं अभी इस जंगली गधे को काट देता हूँ। दादा गरज कर बोले, पहले इस आदमी को यहाँ से निकालो। चाचा गुस्से में बोला, बापू आप पागल हो गए हो क्या? एक गधे के लिए इतना पैसा ठुकरा रहे हो? दादा बोले, नहीं चाहिए पैसा, चाहे जितना दे दे, ये गधा नहीं बिकेगा, इस आदमी को तुरंत बाहर करो। चाचा दांत भींच कर बोला, आज ये गधा कट कर रहेगा। इतना कहकर उसने दादा के हाथ से छुरा छीनने की कोशिश की। दादा ने पूरी ताकत से छुरा पकड़े रखा, पर चाचा जवान था, ताकतवर था, दादा उसका मुकाबला न कर सके। चाचा ने झटके से छुरा छीन लिया और गधे की तरफ बढ़ा। दादा घबराकर गधे के आगे खड़े हो गए और जोर से चिल्लाए, नालायक, अगर आज तूने इस गधे को मारा तो मैं यहीं तेरे सामने सिर फोड़कर जान दे दूंगा। चाचा कुछ पल के लिए ठिठक गया। पीछे खड़ा सेठ मुस्कुराया और बोला, अगर तू इस गधे को अभी काट दे तो मैं तुझे शहर में एक मकान दिला दूंगा। चाचा बोला, पक्का बात है सेठ जी? सेठ बोला, हाँ पक्का। अगले ही पल चीखों की आवाज गूंज उठी, गधा तड़पता रहा। दादा चिल्लाते रहे, अरे पापी तूने क्या कर दिया? कुछ ही देर में गधा जमीन पर ढेर हो गया। सेठ ताली बजाकर बोला, बहुत बढ़िया, अब जल्दी से इसका गुप्तांग निकालो, मांस तैयार करो, मुझे अभी खाना है। दादा पागलों की तरह चिल्लाए, जो भी इस गधे को हाथ लगाएगा मैं उसे लड़ जाऊंगा। चाचा बोला, गधा मर चुका है, अब क्या करोगे? दादा रोते हुए बोले, तूने पाप किया है, इस गधे ने मेरी जान बचाई थी और तूने इसे काट डाला, निकल जा मेरे घर से। दादा की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग जमा हो गए। आंगन में भीड़ लग गई। सेठ बोला, पैसे मैं दे चुका हूँ, पर मांस खाए बिना नहीं जाऊंगा। इतना कहकर वह बाहर की ओर चल पड़ा। गांव वाले बस उसे देखते रहे, किसी ने रोकने की हिम्मत नहीं की। दादा ने चाचा से कहा, जा इसके आगे घुटने टेक और माफी मांग। चाचा ने इनकार कर दिया और घर से बाहर चला गया। दादा गधे के पास बैठ गए और रोते हुए बोले, भाई माफ करना, मैं तुझे बचा ना सका। दादी बोली, अच्छा भला गधा था, क्यों काट डाला? दादा बोले, एक आदमी इसकी जान का सौदा करने आया था, मांस खाने के लिए, सब मेरी गलती है, मैं रोक ना सका। चाची बोली, गधा मर गया है तो मेरे बाप को बुला लेते हैं, वो कसाई है, चमड़ी अच्छे से उतार देंगे। दादा बोले, जरूरत नहीं है। दादी बोली, अब जब मर ही गया तो इसका मांस बेच देंगे तो कुछ पैसे आ जाएंगे। चाची बोली, हाँ अभी बच्चा होने वाला है, खर्चा बढ़ेगा। दादा कुछ न बोले। उन्होंने मरे हुए गधे को उठाया और गोदाम में ले जाकर बंद कर दिया। शाम होते होते सेठ फिरा धमका और बोला, क्या मांस तैयार हुआ? मुझे अभी चाहिए। चाचा बोला, अभी नहीं बना, अभी बनवाता हूँ। फिर उसने पूछा, बापू गधे को कहाँ रखा है? किसी ने कहा, पता नहीं, शायद बापू ले गए। सेठ झल्लाया, तूने मुझसे वादा किया था। चाचा बोला, आप चिंता मत करो, आपको मांस जरूर मिलेगा। सेठ की आंखें लाल हो गईं। बोला, अगर आज मुझे गधे का मांस नहीं मिला तो मैं तुझे ही खा जाऊंगा। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, आवाज मजाक जैसी नहीं लग रही थी। चाचा घबरा कर बोला, अगर गधे का मांस नहीं मिला तो मैं खुद तेरे आगे झुक जाऊंगा, पर इंतजार करो। उसने सेठ को अंदर बिठाया, पानी दिया। थोड़ी देर बाद आंगन का दरवाजा खुला। दादा वापस आए। चाचा दौड़कर बाहर गया, मैं भी पीछे पीछे गया। चाचा बोला, गधा कहाँ है? दादा बोले, दफना दिया। चाचा चिल्लाया, कहाँ दफनाया? जल्दी बताओ, सेठ इंतजार कर रहा है। दादा गरज कर बोले, उसे कोई नहीं खोदेगा, वो गधा अब चैन से सोएगा। चाचा बोला, वो कोई साधारण सेठ नहीं है, तुम समझते क्यों नहीं? दादा बोले, मुझे किसी सेठ की परवाह नहीं, तूने घर में अशुभ बुलाया है। चाचा हाथ जोड़कर बोला, बापू मैंने उससे पैसे ले लिए हैं, अगर मांस नहीं दिया तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा, आप बता दो कहाँ गाड़ा है? दादा गुस्से से कांपते हुए बोले, हरामखोर, तूने जो किया उसका फल तू ही भोगेगा, उस गधे के बारे में सोच भी मत। चाचा दांत भींच कर बोला, बूढ़े तुम मेरी बात मानोगे या नहीं? कहानी यहीं से और भयावह होने वाली थी। क्या तुम्हें लग रहा है कि मैंने पैसे कम दिए हैं? हिसाब पूरा करो और जंगली गधा मुझे सौंप दो। जानवर तो जानवर ही रहेगा, चाहे इंसान की खाल पहन ले। बूढ़े तुम जीना नहीं चाहते क्या? सेठ जी आप गुस्सा मत कीजिए, मुझे पता चल गया है गधा कहाँ गाड़ा है, मैं अभी खोद कर निकाल लाता हूँ। आप जरा ठंडा पानी पीकर पश्चिम वाले कमरे में आराम कीजिए, ठीक है? मैं आखिरी बार तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। मेरा चाचा सेठ को मनाकर पश्चिम वाले कमरे में ले गया और दरवाजा भी भीतर से बंद कर दिया। दादा ने पूछा, आखिर गधा गाड़ा कहाँ है? दादा चुप रहे और मुड़कर पूरब वाले कमरे में चले गए। चाचा आंगन में खड़ा पैर पटकता रहा और फिर छुरा उठाकर पहाड़ की तरफ भाग गया। दादी घबराकर बोली, अरे सुनो, घीसू पहाड़ पर गधे को ढूंढने गया है, अगर उसे कुछ हो गया तो हम दोनों भी जिंदा नहीं रहेंगे। दादी रोते हुए बोली, गधा तो मर चुका है, तुमने उसे कहाँ गाड़ा है? इतनी रात को घीसू का पहाड़ पर जाना ठीक नहीं है। दादा धीमे स्वर में बोले, गधा मेरे सपने में आया था, उसने बताया कि वह सेठ कोई साधारण आदमी नहीं, वह एक सुअर का राक्षस है। दादी बोली, अगर वह सुअर का राक्षस है तो गधे का मांस क्यों खाना चाहता है? दादा बोले, 3 साल पहले वह राक्षस पहाड़ पर किसी को मारने आया था, तब इस जंगली गधे ने उसे रोका था और उसके सिर पर दांत मारकर घायल कर दिया था। तभी से वह गधे से बैर रखता है और बदला लेने को उसका मांस खाना चाहता है। दादी कांपते हुए बोली, अब क्या होगा? वह राक्षस हमारे घर से जाने का नाम नहीं ले रहा। दादा बोले, घबराओ मत, मेरे पास उसे सबक सिखाने का उपाय है। अगली सुबह चाचा लौट आया, उसके हाथ में 2 किलो गधे का मांस था। वह हंसते हुए सेठ को देने लगा। सेठ ने सूंघा और तुरंत शक हो गया। उसने गुस्से में मांस उठाकर चाचा के मुंह पर दे मारा और गरजा, मेरी आंखों में धूल झोंकने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है मरना चाहता है। चाचा बोला, सेठ जी यही असली गधे का मांस है। सेठ झपटकर चाचा पर टूट पड़ा। चाचा जमीन पर गिरकर चीखने लगा। दादी लाठी लेकर दौड़ी और बोली, छोड़ दो उसे। दादी चिल्लाई, अरे बूढ़े बाहर आओ, घीसू मर जाएगा। तभी मुझे सुअर के चारे जैसी गंध आई। दादा एक बाल्टी में सुअर का चारा लेकर बाहर आए और बाल्टी जमीन पर रख दी। दादा बोले, सेठ जी खाना तैयार है, पहले यह छक लीजिए। सेठ पहले तो चौंका, फिर
जैसे ही उसकी नजर चारे पर पड़ी उसकी आंखें फैल गई। वह लालच से लार निकलते हुए बाल्टी के पास गया। दादा बोले, खाइए, शर्माइए मत। सेठ ने सिर बाल्टी में डालकर चारा खाना शुरू कर दिया। आंगन में खड़े सब लोग सन्न रह गए। चाचा कुछ बोलने ही वाला था कि दादा ने हाथ से उसे चुप रहने का इशारा किया। थोड़ी ही देर में सेठ ने पूरी बाल्टी साफ कर दी और उसका पेट पहले से और निकल आया। वह डकार लेकर बोला, बहुत स्वादिष्ट है। और है क्या? दादा बोले, हाँ हाँ, कड़ाही में और भी है, अभी लाता हूँ। दादा फिर से गोदाम में गए और दूसरी बाल्टी चारा लेकर आए। सेठ ने उसे भी लालच से खा लिया और उसका पेट और फूल गया। दादा मुस्कुराकर बोले, इंसान बनकर क्या मिलेगा, सुअर बनकर जीना ज्यादा आसान है। पेट भरो और सो जाओ, फिर उठकर खाओ, कितनी मौज है। दादा की बात सुनते ही सेठ का चेहरा बदल गया। उसने गुस्से में बाल्टी लात मारकर पलट दी और गरजा, घीसू, मैं तुझे 3 दिन की मोहलत देता हूँ। 3 दिन में गधे की लाश निकाल कर दे, मुझे उसका मांस चाहिए। और सुन, मैं 100 मादा सुअर खरीद कर तेरे आंगन में पलवाऊंगा। अगर मुझे गधे का मांस मिल गया तो वे सब तेरे होंगे। चाचा तुरंत बोला, आप चिंता मत कीजिए, मैं गधे का मांस जरूर ला कर दूंगा। सेठ डगमगाता हुआ चला गया। रात को चाचा दादा के सामने घुटनों पर बैठ गया और बोला, बापू, आप मेरे अपने पिता हो, गधा कहाँ गाड़ा है बता दो, आखिर आपने उसे कहाँ छुपाया है? चाची भी बोली, हाँ हाँ, 100 मादा सुअर की कीमत आसमान छूती है, गधा तो मर ही चुका है, बता दीजिए। दादा गुस्से में बोले, तुम लोग समझते क्यों नहीं? वह सेठ आदमी नहीं, सुअर का राक्षस है। अभी तुमने देखा नहीं वह कैसे सुअर का चारा खा रहा था? जो राक्षस सुअर का चारा खाए उससे भलाई की उम्मीद मत रखो। चाचा बोला, नहीं बापू, सेठ ने जो पैसा दिया है वह असली है, सोना चांदी है। दादा बोले, वह राक्षस बड़ा बैर रखने वाला है, अगर उसे उसका मनचाहा नहीं मिला तो वह हम सबको बर्बाद कर देगा। अगर उसने सच में जंगली गधे का मांस खा लिया ना तो हमारे घर का कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, मैं साफ कह देता हूँ। चाचा गुस्से में बोला, सेठ ने मुझे असली सोना चांदी दिया है, अगर वह सच में सुअर का राक्षस भी है तो भी मैं उसी की सुनूंगा। दादा तमतमाकर बोले, लगता है तू पागल हो गया है, एक सुअर के साथ सौदा कर रहा है। चाचा झल्ला कर बोला, ठीक है, मैं अभी सेठ के लिए और सुअर खरीद कर लाता हूँ। और इतना कहकर वह आंगन से बाहर निकल गया। दादा गुस्से में बड़बड़ाते रहे। दादी ने उन्हें समझाया, तुम घीसू पर इतना मत चढ़ो, वह भी तो घर के लिए ही कर रहा है। चाची ने अपना उभरा हुआ पेट सहलाया और धीरे धीरे पूरब वाले कमरे में चली गई। दादा ने धीमी आवाज में दादी से कहा, अब घीसू से कोई उम्मीद मत रखो, हमें खुद उस सुअर राक्षस को खत्म करना होगा। दादी घबराकर बोली, वह इतना मोटा तगड़ा है, हम दोनों बूढ़े उसे कैसे मारेंगे? दादा ने दांत भींच कर कहा, रात होने दो, पहले उसे शराब में मिलाकर नशे में करेंगे, फिर मौका देखकर काम तमाम कर देंगे। दादी ने हाँ में सिर हिलाया। रात होने तक चाचा 20 मादा सुअर खरीद कर ले आया। सबको सुअर खाने में बंद कर दिया गया। सेठ ने जैसे ही उन मादा सुअरों को देखा उसकी आंखें चमक उठी। वह एक एक को छूकर देखता रहा जैसे कोई कीमती सामान परख रहा हो। वह बोला, कल मैं दूसरे गांव से और खरीद कर लाऊंगा, पूरे 100 सुअर तुम्हारे आंगन में भर दूंगा। घीसू तुम समझदार निकले। फिर उसने कहा, अब तुम सब अंदर जाओ, मुझे कुछ जरूरी काम है। हम सब घर के अंदर चले गए और सेठ खुद सुअर खाने में घुस गया। कुछ देर बाद वह संतुष्ट चेहरे के साथ बाहर निकला। उसके कपड़ों से तीखी सुअर की बदबू आ रही थी। वह पूरब वाले कमरे में आया तो हमने पहले से एक बड़ा लोहे का टब रख छोड़ा था, उसमें सुअर का चारा भरा था। उसी चारे में हमने देसी शराब मिलाकर गाढ़ा घोल बना दिया था। सेठ ने चारे को देखा तो उसकी आंखें फिर चमक उठी। वह मेज पर झुककर दोनों हाथों से टब पकड़कर मुंह डालकर खाने लगा। दादा ने कहा, धीरे धीरे खाओ, पेट खराब हो जाएगा, जब खा लोगे तो हम तुम्हें गधा निकालने ले चलेंगे। चाचा बोला, मैं भी साथ चलूंगा। दादा भड़क उठे, तू घर में रहकर बहू का ध्यान रख, अगर बाहर कदम रखा तो टांग तोड़ दूंगा। दादा के तेवर देखकर चाचा चुप हो गया। सेठ ने पूरा टब साफ कर दिया। डकार लेकर बोला, बहुत मजा आया। और है क्या? दादी तुरंत गोदाम से दूसरी बाल्टी उठा लाई। इस बार चारे में और ज्यादा शराब मिली थी। बदबू इतनी तीखी थी कि पास खड़ा होना मुश्किल था, पर सेठ को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वह बड़े चाव से सब खा गया। उसका पेट और निकल आया, आंखें लाल होने लगी। दादा बोले, चलो अब गधा निकालते हैं। हम तीनों उसे लेकर पहाड़ की तरफ चल पड़े। रात को चांद पूरा था, सफेद रोशनी में सब साफ दिख रहा था। पहाड़ की तलहटी तक पहुंचते पहुंचते सेठ हांफने लगा। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। मैंने चुपके से उसकी परछाई देखी तो रूह कांप गई। जमीन पर खड़ा आदमी नहीं बल्कि 2 पैरों पर चलने वाला एक मोटा सुअर दिखाई दे रहा था। मैं डरकर दादी से चिपक गया। दादी ने आंखों से इशारा किया, चुप रहो। सेठ गरज कर बोला, और कितनी दूर है? मैं थक गया हूँ। दादा बोले, बस सामने नदी है, गधा उसी में फेंका था। हम नदी किनारे पहुंचे तो दादा ने इशारा किया, गधा इसी पानी में है। सेठ भड़क गया, किसने कहा था नदी में फेंकने को? जल्दी नीचे उतर कर निकालो। दादा बोले, हम बूढ़े हैं, पानी में उतर नहीं सकते, तुम उतर जाओ, हम ऊपर से रस्सी डाल देंगे। सेठ झल्लाया, मुझे तैरना नहीं आता। दादा हंस पड़े, अरे सुअर तो तैरते हैं। इतना सुनते ही सेठ की आंखें खून जैसी लाल हो गईं। उसके मुंह से अजीब सी चीख निकली। वह गुर्राया, तुम लोगों ने मुझे पहचान लिया, तुम मुझे मारना चाहते हो। और वह दादा पर झपट पड़ा, उनकी बाह पकड़कर उन्हें नदी में धकेलने लगा। मैं और दादी भागकर गांव की तरफ दौड़े। रास्ते में चाचा और बाकी गांव वालों को आवाज दी। जब सब लोग लाठियां, फावड़े, दरांती लेकर नदी किनारे पहुंचे तो दादा पानी में गिरते गिरते बच रहे थे और चिल्ला रहे थे, इसे मारो, ये सुअर राक्षस है, ये सबको खा जाएगा। गांव वाले पहले हिचके, कोई आगे नहीं बढ़ा। तभी राक्षस ने जेब से 2 सोने की डलियां निकाली और भीड़ की तरफ फेंक दी। सबकी आंखें फैल गईं। वह बोला, सोना चाहिए ना? मेरे पास बहुत है, बस गधा खोद कर दे दो। कुछ लोग लालच में आगे बढ़े, किसी ने सोना उठा लिया। दादा चिल्लाते रहे, धोखा मत खाना, ये राक्षस है। पर लालच भारी पड़ गया। लोगों ने राक्षस को घेर लिया, उससे और सोना मांगने लगे। वह डर गया, कांपते हाथों से और डलियां निकालकर फेंकने लगा। मगर भीड़ का लालच बढ़ता गया। किसी ने लाठी मारी, किसी ने पत्थर, किसी ने लात। राक्षस रोता रहा, मिन्नतें करता रहा, पर किसी ने नहीं सुना। आखिर उसे पेड़ से बांध दिया गया। हर गुजरने वाला उससे सोना मांगता, मारता पीटता। कई दिन तक उसकी चीखें गांव में गूंजती रहीं। 6 महीने भी नहीं बीते कि वह वहीं बंधा बंधा मर गया। मगर अजीब बात यह थी कि उसके मरने के बाद भी रात को उसी पेड़ की तरफ से उसकी कराहने की आवाज आती थी। लोग परेशान होकर वह पेड़ काट डाले। वहाँ एक छोटा सा मंदिर भी बना दिया, पर आवाजें बंद नहीं हुई। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि गांव के हर आदमी के शरीर से हल्की सी सुअर की बदबू आने लगी है, जैसे सब पर उसी राक्षस की छाया चिपक गई हो, और वह बदबू कभी जाती ही नहीं थी।